हाँ चलो स्टार्ट करें आगे। जैसे हम लोग अभी क्या बताए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बता कंपोनेंट समझता है। अरे फिजिक्स में लगातार यूज कर रहा है, 11th से भी पढ़ रहा है, 12th में भी फिजिक्स में यूज कर रहा है, क्या कंपोनेंट नहीं जानता है? अगर तुम्हारे बच्चा अभी खड़ा करके पूछा तो शायद ही क्या कंपोनेंट समझता है, हाँ ये कंपोनेंट होता है, बस एक जानता है कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, कैसे होता है, ये कुछ नहीं जानता। तो हम जान लीजिए, घुसने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम आपका सब्जेक्ट में नहीं घुसने की कोशिश कर रहे, बस क्या आपको बताया कंपोनेंट किसको कहते हैं। बता कंपोनेंट क्या, अगर मान लो तुमसे कहीं पर इंटरव्यू में देने जाओ, 11th में 11 12 आप साइंस से पढ़े, बता कंपोनेंट क्या होता है। आप भले कंपटीशन मत पढ़े, भले आगे आप साइंस नहीं पढ़े, लेकिन आपसे पूछे 11 12 पढ़े हुए, बताइए कंपोनेंट किसको कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर दिशा में, किसी दिशा में जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, उसको हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट्स। किसी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर दिशा में जितना भी प्रभाव होगा, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। जैसे नहीं समझा, अब इसको अब देखो, जैसे मान लो कि ये चौराहा है, पर ये चौराहा इस दिशा में, ये आपका एक पार्टिकुलर दिशा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोई आदमी बस कोई आदमी ये रास्ता चला, तिरछा चला 5 किलोमीटर चला, बस और इन दोनों 5 किलोमीटर चला। ये दूरी को अगर नापा जाए तो ये 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर से, मान लो ऐसा। बस एक आदमी 5 किलोमीटर ओरिजिनल चला, ये रास्ता था, इसी पर चाल से चलता हुआ गया, यहाँ पहुंचा 5 किलोमीटर चला। बस ओरिजिनल वो 5 किलोमीटर चला, लेकिन अगर बोला जाए कि बताइए वो एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स एक्सिस में कितना दूरी बढ़ा, तो आप कह सकते हैं कि एक्सिस में कितना चला 4 किलोमीटर, और वाई एक्सिस दिशा में पूछा जाए तो 3 किलोमीटर चला। वो 5 ही, 4 3 7 नहीं हो गया, लेकिन प्रभाव, उसका इफेक्ट तिरछा चला, इस कारण वो 5 का, ठीक है, इस दिशा में मान लो आया 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था, उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट कितना 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर का एक्स एक्सिस दिशा में प्रभाव कितना हुआ 4 किलोमीटर, वाई एक्सिस दिशा में कितना हुआ तो 3 किलोमीटर। तो ये आपका कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर दिशा में जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। फिर से, किसी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर दिशा में जितना इफेक्ट होगा, जितना प्रभाव होगा, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। मतलब आप एकदम बड़ा सा बड़ा इंटरव्यू में सवाल पे जवाब दे सकते हैं कि द कंपोनेंट्स, द इफेक्ट ऑफ एनी वेक्टर, किसी वेक्टर का प्रभाव इन दैट पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। ठीक, बस किसी द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर क्या है, तो द इफेक्ट ऑफ द वेक्टर, इफेक्ट प्रभाव इन द कंसीडर्ड डायरेक्शन gives the component of the vector in that particular direction। ठीक, बस अब ये कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या है, cos थीटा sin थीटा क्या होता है जानना चाहोगे? नहीं, मतलब जानकारी होना चाहिए आपको कि क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर हम थोड़ा सिंबल में चलना चाहें कि ये एक्स एक्सिस की दिशा में, माने ये ओरिजिनल चला कितना, वेक्टर कितना है आर, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, मान लो ऐसा एंगल बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अभी हम तुमको दिखाएं कि दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब बोर्ड पर देखना, अगर ये थीटा है, ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई, तो बताओ क्या हम एक्स और वाई का वैल्यू आर और थीटा टर्म निकाल सकते हैं? सो कॉस थीटा बराबर, फिगर से कॉस थीटा बराबर, ठीक, बस क्या होगा, दिस इज एक्स बाई आर। सो एक्स बराबर कितना हो गया आर कॉस थीटा, वही इस पार्टिकुलर दिशा में हम लोग कंपोनेंट लिख देते हैं आर कॉस थीटा। और अगर हम y का मान निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, दिस इज y बाय आर। सो y बराबर क्या हो गया आर साइन थीटा। ठीक, बस ये y है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा y का वैल्यू आर साइन थीटा। तो यही आपका कंपोनेंट कहलाता है अलोंग एक्स एक्सिस कितना आर कॉस थीटा, अलोंग वाई एक्सिस कराएगा दिस इज आर साइन थीटा, दिस इज आर कॉस थीटा, और ये आपका आर साइन थीटा। दिस इज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। यही है कंपोनेंट्स। तब ना आप कभी फिजिक्स में यूज करते हैं फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दिया, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा, यही आप तोड़ के निकालते हैं। जो भी यही है कंपोनेंट्स। हो जाएगा कंपोनेंट्स निकालने का तरीका, किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट सकता है, 2 3 नहीं जी, हजारों करोड़ों इनफाइनाइट। किसी वेक्टर का, मान लो वेक्टर है, इस दिशा में कंपोनेंट निकालना है, तो आराम से इसका ये थीटा, ये एंगल ना मालूम कर लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो,
ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। या आर है तो आर कॉस थीटा, तो कंपोनेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला है कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का मान बदलते चल जाओ, नया नया कंपोनेंट निकल जाएगा। इसलिए एक दो नहीं, करोड़ नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो किसी भी पार्टिकुलर वेक्टर का, किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 या 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट के रूप में तोड़कर एक्सप्रेस करना संभव है। एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट के रूप में बांटकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बांटने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। माने द प्रोसेस in which any vector can be represented in terms of 2 or 3 perpendicular components is called resolution of vector. Thus is called resolution of vectors. ठीक, बस जैसे ये देखो, ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर्स है, कहा कि इसको रिजॉल्व कर लीजिए। तो मान लेते हैं ये थीटा कौन बना रहा है। ठीक, बस तो इसका 2 कंपोनेंट्स देख लो, ये वाला पर क्या आता है आर कॉस थीटा और ये हो गया आर साइन थीटा। 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही ना रह गया। ठीक, बस अब हम चाहते हैं कि आर को इसके टर्म में दिखाएं। सो देखो दिखाने का तरीका, जैसे इसके लिए आप ट्रायंगल लॉ यूज करना होगा। तो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल AOB, ये थ्योरी पोर्शन बता रहे हैं आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। OB बराबर दिस इज OA प्लस AB। OB मतलब R, OA का मतलब R cos थीटा। अब वेक्टर के रूप में दिखाना है तो R cos थीटा, वेक्टर डालने के लिए यूनिट वेक्टर I। ये पढ़ा होगा फिजिक्स में कि x की दिशा में I, y की दिशा में J और z एक्स की दिशा में K। सो R cos थीटा से लो, ये लिखने का तरीका है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिजोल्यूशन वेक्टर। बोर्ड पर तो 2 डायमेंशन, लेकिन 3 डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर हो तो x y z तीनों का यूज होगा। क्या यहां तक बात ठीक? चलो थ्योरी हो गया, बहुत बोर लगे नहीं तो बोल दिए, थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, आज क्वेश्चन से बात करेंगे, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के एक छोटा सा चीज के देख लो, बस थ्योरी ऐसा कहा जाए कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर। ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब कोई वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में। मैथ्स में जैसे बताए थे पहले भी कि हम लोग जनरली आई जे के लिए इसको यूज करते हैं। कोई वेक्टर आई जे के टर्म में यूज किया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे हम लोग को 3 तक पढ़ना है, लेकिन आप बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं, इसलिए 2 को दिखाते हैं हम लोग जनरली। जैसे मान लो R दिया हुआ है ऐसा, R बराबर AI BJ, ठीक है, R बराबर ऐसा 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो ऐसा लिखना होगा BJ और C के, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, बताओ। A और B समझ में आता है? तो अभी जस्ट पीछे जो बताए थे उसके हिसाब से A क्या है, A क्या है कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, और B क्या है कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो यहां ले लेते हैं, A क्या है कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। अगर कोई वेक्टर दे दिया जाए, कहा ये कंपोनेंट कितना, तो सीधे I कोएफिशिएंट, और B क्या है कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। इसी दिशा में A क्या है अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस। B क्या है तो कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस,
और सी क्या है, तो कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। अड़ेगा ए बी सी आर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तो ठीक है। अब जो हमको इंफॉर्मेशन निकालना है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखो ये निकालना चाहते हैं तो होता दोनों का है, लेकिन अभी बोर्ड पर दिखाना फर्स्ट के ही संभव है। तो देखो पहला, इससे हम लोग रिप्रेजेंटेशन, पहला चीज दिख रहा है कि अगर ऐसा दिया हुआ तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ध्यान से आर बराबर क्या है, ए आई या बी से, अभी जस्ट बताएं कि अगर फिगर दिखाओगे तो ये आर है और ये वाला आर हो गया, 10 से आई का कोफिशिएंट है, इसलिए ए ये हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया बी। जेड में भी उसे होता है लेकिन दिखाना अभी संभव नहीं। अब बताओ आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो स्वाभाविक है आर का मैग्नीट्यूड निकालना माने ये लेंथ निकालना है। आर का मैग्नीट्यूड मतलब ओबी का लेंथ, अब बराबर क्या हो गया, रूट अंडर ओ ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ओ ए मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ यहां तक ठीक है। सो मैग्नीट्यूड इस प्रकार से निकाला जा सकता है। अब डायरेक्शन के लिए क्या है, तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो डायरेक्शन एंगल से रिप्रेजेंट होता है। मान लेते हैं कि एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, मान लिया जाए थीटा, कुछ भी मानो डायरेक्शन के लिए, ठीक। बस ये टेन थीटा बराबर क्या हो गया, फिगर देखो टेन थीटा बराबर बी बाई ए। तो हम कह सकते हैं कि द वेक्टर आर, अगर किसी को नहीं भी यहां पर दिख रहा तो सुनते चलो, द वेक्टर आर, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, द वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है, तो टेन इनवर्स, मेक्स एन एंगल टेन इनवर्स बी बाई ए विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो वेक्टर है वो टेन इनवर्स बी बाई ए का एंगल बनाएगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ए बाई बी बोलेंगे तो वाई एक्सिस बोलना पड़ेगा। बताओ ये इसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन डिनोट करने का तरीका है। 3 वाला दिखाना संभव नहीं है, इसलिए केवल मान लो, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली आर बराबर 10 ए आई बी जे और सी के है, ठीक है। जरा उसको भी देख लेते हैं। सिमिलरली आर बराबर दिस इज ए आई बी जे और सी के। सिमिलरली आर बराबर ए आई बी जे और सी के अगर हम लोग बात करते हैं, आर बराबर इतना, फॉर इसके लिए फॉर आर बराबर ए आई बी जे और सी के, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, ठीक बात बताओ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या है, ए आई बी जे अस्सी के, ए आई बी जे अस्सी के। तो बताइए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू, जैसा पिछला वाला था उसका था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर जैसे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हाँ डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है, और डायरेक्शन चूंकि उसमें क्या था कि एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से नाप दो तो हो जाएगा एक एक्सिस। 3 डायमेंशन में आपको एक एक्सिस से नहीं दिखाना पड़ता है, बल्कि तीनों एक्सिस से मेजर करके शो करना पड़ेगा, अड़ेगा तीनों एक्सिस से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 11th में सर आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का नाम लिए होंगे, नहीं सुना है तो मेरे साथ सुनो, ठीक। बस देखो जैसे वेक्टर आर के बारे में बात कर रहा है, द वेक्टर आर, इफ द वेक्टर ले देते हैं ऐसे, इफ द वेक्टर आर, इफ द वेक्टर आर, अगर वेक्टर आर makes an angle alpha, makes an angle alpha beta gamma with, मतलब इस बार केवल एक एक्सिस एंगल नहीं नापना होगा, जब भी आपको अगर सही दिशा दिखाना होगा तो आपको तीनों एक्सिस से एंगल दिखाना पड़ता है। तो वही लिख रहे हैं, इफ द वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma, adega cos gamma are called direction of cosine, are called direction of cosine, ठीक है। डायरेक्शन के लिए cos का यूज हो रहा है, इसलिए कोसाइन नाम का cos का फुल फॉर्म है
डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। बहुत ही यूजफुल, मतलब वेक्टर और 3D के लिए जाना पहचाना नाम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। कि इफ द वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction of cosine, where cos alpha बराबर क्या है, पढ़ेगा, where cos alpha बराबर this is a divided by modulus of r, cos beta बराबर this is b divided by modulus of r, और cos gamma बराबर c डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ r। अब ये कैसे आया, इसके लिए तुमको 3 डायमेंशन कोई फिगर हो तो आराम से एंगल दिख जाता है, लेकिन अभी हम बोर्ड पर दिखा नहीं सकते, इसलिए अभी नहीं मानो, ठीक है। 2 डायमेंशन में केवल एक एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नाप लेते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में दिया हुआ है तो आपको तीनों एक्सिस से एंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बस मान लेते हैं कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है। इसी को डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कर सकते हैं, वेयर कॉस अल्फा का वैल्यू दिस वन, कॉस बीटा इतना, कॉस गामा बराबर सी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, ठीक है। बस आज थ्योरी काफी हो गया, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, आज कोई होमवर्क नहीं है, फिर कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।